और यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन है। विधानसभा सत्र का आज चूंकि हंगामेदार आज दिन हो सकता है और नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही संबोधन होगा। दोपहर 12:30 बजे सदन में नेता विपक्ष अखिलेश यादव बोलेंगे और नेता प्रतिपक्ष महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेंगे। नेता सदन सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी बात रखेंगे और सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े यहां पे पेश करेंगे। यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के जो दिग्गज हैं वो आज सदन के भीतर आमने सामने होंगे। एक तरफ अखिलेश यादव और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। विपक्ष के तमाम सवाल हैं महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, जातीय जनगणना को लेकर, और उस तरफ जवाब कैसे अब योगी आदित्यनाथ उन सवालों का देंगे ये देखना बाकी है। दोपहर 12:30 बजे के बाद मुख्यमंत्री बोलेंगे और करीब 12:30 बजे अखिलेश यादव यहां पर सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे। तो यूपी विधानसभा का आज 5वां दिन है और सरकार की उपलब्धियों के आंकड़े योगी आदित्यनाथ पेश करेंगे, जबकि विधानसभा सत्र का आज का दिन जो है वो हंगामेदार हो सकता है, क्योंकि आज मुख्यमंत्री का भी संबोधन होगा। विपक्ष के तमाम सवालों का वो जवाब देंगे। तो यूपी विधानसभा सत्र का आज 5वां दिन और आज का दिन बेहद हंगामेदार रहने की उम्मीद है। एक तरफ अखिलेश यादव होंगे, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सवाल जवाब का सिलसिला होगा, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलेगा और जो सवाल उठाए जा रहे हैं, जिन मुद्दों का आधार बना के सरकार को पिछले दिनों से लगातार घेरा जा रहा है, उनका जवाब दिया जाएगा। और जवाब कौन देंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सदन के भीतर मौजूद रहेंगे। करीब 12:30 बजे के बाद वो अपनी बात को रखेंगे और 12:30 के आसपास अखिलेश यादव भी यहां पे बोलेंगे। तो सरकार की उपलब्धियों को एक तरफ मुख्यमंत्री बताएंगे और विपक्ष पे कैसे अब उसका जो सवाल उठा रहे हैं उनका कैसे जवाब देंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प होगा। कि महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना को लेकर लगातार सरकार को विपक्ष घेर रहा है। तो विधानसभा सत्र का आज का दिन जो है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। 5वां दिन है और लगातार विपक्ष कई मुद्दों का आधार बना के सरकार को घेर रहा है। और एस के वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। एस के वाजपेयी, 5वां दिन सत्र का हंगामेदार रहने के आसार हैं। आज अखिलेश यादव भी होंगे, मुख्यमंत्री भी आमने सामने होंगे, सवाल जवाब का सिलसिला भी होगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि हम देखें तो यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज 5वां और अंतिम दिन है। चूंकि 11 तारीख तक ही इस सत्र को बुलाया गया था और चूंकि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उस दौरान इन सारी चीजों को लेकर तय किया जाता है कि आखिर कितने दिन तक सत्र चलेगा। हालांकि इस सत्र की अगर हम बात करें तो अब चूंकि अंतिम दिन है और आज धीरे धीरे जो नेता हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा उत्तर प्रदेश के संसदीय एवं कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और लगातार जो नेताओं के आने का क्रम है वो जारी है। कई महत्वपूर्ण आज चीजें हैं। पहली बात तो है कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव आज सदन में अपना, हालांकि उसके बाद 1:10 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में अपना संबोधन देंगे और उस दौरान विपक्ष के बहुत सारे सवाल जो इन 4 दिनों में निकलकर सामने आए हैं उन पर अपनी बात रखेंगे। सरकार किस तरीके से काम कर रही है, खासतौर पर वो मुद्दे जिनको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, उनका जवाब देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आएंगे दोपहर 1:10 पर। अगली अगर हम महत्वपूर्ण बात करें तो कल ही सरकार ने दोनों सदनों में विपक्ष के सवालों का जवाब दिया था, जिसमें विपक्ष ने यह बात उठाई थी कि क्या सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, क्योंकि पटना में जिस तरीके से हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वहां पर जातीय जनगणना का रास्ता साफ हुआ है और वहां की सरकार जातीय जनगणना कराने जा रही है, तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार क्या कदम उठाने जाए, जिस पर सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि उत्तर प्रदेश सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएगी, क्योंकि यह विषय उत्तर प्रदेश सरकार
सरकार का नहीं है, बल्कि 69 अनुच्छेद के तहत ये केंद्र सरकार को ये अधिकार प्राप्त है कि वो कहीं भी जातीय जनगणना या जातीय जनगणना जैसी चीजें कराए। हालांकि इसको लेकर निर्णय भारत सरकार को लेना है, उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं। तो ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार कोई ऐसी गणना नहीं कराने जा रही। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने साफ कर दिया है कि वो जातीय जनगणना नहीं कराएगी, जिसको लेकर विपक्ष आज हंगामा कर सकता है। उसके अलावा नई जो नियमावली है उत्तर प्रदेश विधानसभा की 2 दिन पहले सदन में रखी गई थी, 2 दिन चर्चा हुई और आज उसको मंजूरी मिलने की उम्मीद है, क्योंकि जब अब अगला कोई भी सत्र होगा तो उसमें नई नियमावली लागू होगी, जो कि 64 साल पुरानी नियमावली की जगह 2023 की नई नियमावली लेगी। तो ये भी आज अहम है, क्योंकि उसमें कई चीजें बदली गई हैं। मतलब कि उसमें विधायक मोबाइल नहीं ले जा सकेंगे, उसमें जो विधानसभा के अध्यक्ष होंगे उनकी तरफ पीट नहीं कर सकेंगे, वेल में नहीं आ सकेंगे, अंदर कोई पोस्टर बैनर नहीं ले जा सकेंगे। ऐसे बहुत सारे प्रतिबंध उस नई नियमावली में लगाए गए। हालांकि कई जो सदस्य हैं उनकी तरफ से सुझाव दिए गए थे कि इसमें बहुत सारी चीजें बदली जाएं। देखना यह है कि आज जब इसको मंजूरी मिलेगी तो क्या कुछ खास होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इसके वाजपेयी। आप नजर आज के दिन पे बनाए रखिएगा सत्र के, और हम आपसे फिर जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजधानी दिल्ली की। दरअसल दिल्ली में अमृतकाल को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ यात्रा में शामिल हुए हैं और इस यात्रा के जरिए भी एक बड़ा संदेश दिया जा रहा है। तो यहां पे चूंकि तिरंगा यात्रा है और उसमें बढ़ चढ़ के जो लोग हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर लखनऊ से है, जहां विधानसभा में यूपी दंड विधि संशोधन विधेयक पारित हुआ है और यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे मुकदमे खत्म होंगे। छोटे जुर्माने और बहुत कम दिनों की सजा वाले लाखों मुकदमे खत्म होंगे। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक के छोटे मुकदमे खत्म करने की तैयारी है। लंबित वादों की संख्या खत्म करने के लिए सरकार का ये निर्णय है। तो यूपी में 31 दिसंबर 2021 तक के छोटे मुकदमे खत्म करने की तैयारी की जा रही है और लंबित वादों की संख्या खत्म करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है। तो विधानसभा में यूपी दंड विधि संशोधन विधेयक पारित हुआ है और यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे जो मुकदमे हैं उन्हें खत्म किया जाएगा। तो यूपी में 31 दिसंबर 2021 तक के छोटे मुकदमे खत्म करने की तैयारी है। तो यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे मुकदमे अब खत्म करने की तैयारी की जा रही है। छोटे जुर्माने, बहुत कम दिनों की सजा वाले ऐसे लाखों मुकदमे हैं जिन्हें खत्म किया जाएगा। 31 दिसंबर 2021 तक के छोटे मुकदमे खत्म करने की तैयारी है और लंबित वादों की संख्या कम करने की मंशा के साथ यह निर्णय लिया गया है और विधानसभा में यूपी दंड विधि संशोधन विधेयक पारित हुआ है। तो यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे मुकदमे जो हैं वो कम होंगे, वो खत्म होंगे और उसके जरिए एक जो बोझ अदालतों में है, सिस्टम पे है, उसे कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश है। तो यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे मुकदमे जो हैं वो खत्म होंगे। खबर लखनऊ से है, जहां केजीएमयू में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है और केजीएमयू में पेट स्कैन कराने की सुविधा जल्द शुरू होगी। मशीन संचालन के लिए लाइसेंस जारी हुआ है और लाइसेंस की जो वैधता है वो 5 तक है और जल्द ही जांच शुरू होने की भी संभावना है। तो कैंसर मरीजों के लिए ये एक बड़ी खबर है, एक बड़ी राहत भी है उनके लिए और सरकार की कोशिश भी रही है कि कैसे अस्पतालों को बेहतर किया जाए, वहाँ पे अत्याधुनिक मशीनें लगाई जाए, वहाँ पे मरीजों को कैसे ताकि सुविधाएं मिल पाएं, उन्हें भटकना ना पड़े एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, जांच के लिए, दवाओं के लिए, इलाज के लिए। और यही वजह है कि केजीएमयू में कैंसर मरीजों के लिए यहाँ से एक राहत भरी खबर है कि यहाँ पेट स्कैन कराने की जो सुविधा है वो जल्द शुरू होगी और मशीन संचालन के लिए लाइसेंस जारी हुआ है। तो लाइसेंस की वैधता 5 तक है और जल्द ही जांच शुरू होने की भी संभावना है।
और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा सोलर एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पैनल लगाने की पहल की जा रही है और यूपीडा एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी में जुटा है। यूपीडा ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट जारी कर आवेदन मांगे हैं और 15 से 20 मीटर चौड़ी पट्टी सोलर पार्क के तौर पे विकसित होगी। और लखनऊ में डेंगू के 2 नए मरीज मिले हैं। अलग अलग इलाकों से डेंगू के नए मामले सामने आए हैं। जांच कराने पर दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों के घरों पर एंटी लार्वा का छिड़काव कराया जा रहा है। आलमबाग इलाके में एक महिला डेंगू की चपेट में आई है। सरोजनी नगर इलाके में एक व्यक्ति डेंगू की चपेट में आया है। और बारिश के बाद अक्सर डेंगू के जो मामले हैं वो बढ़ने लगते हैं और इसको रोकने के लिए भी शासन प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है कि कैसे एंटी लार्वा का छिड़काव किया जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए, कैसे पानी कहीं पे इकट्ठा ना हो, इस बात का ख्याल रखा जाए। और यहाँ 2 नए मामले सामने आए। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। राजधानी दिल्ली में अमृतकाल को लेकर तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और तिरंगा यात्रा में भाग लेने के लिए सैकड़ों लोग राष्ट्रीय ध्वज के साथ इस यात्रा में शामिल हुए हैं और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, इस यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं। हर घर तिरंगा बाइक रैली भी यहाँ पे निकाली जा रही है और इसमें राष्ट्रीय ध्वज के साथ लोग पहुंच रहे हैं। दिल्ली से खबर, जहां हर घर तिरंगा बाइक रैली है और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे हरी झंडी दिखाई और हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस यात्रा को हरी झंडी दिखा के रवाना किया। तो हर घर तिरंगा बाइक रैली यहां से निकाली जा रही है। पीयूष इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, हर घर तिरंगा बाइक रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश, कितने लोग इसमें पहुंचे हैं, किस तरह का नजारा आप देख पा रहे हैं? पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज शायद अभी बिल्कुल। अगर हम बात करें तो चूंकि इस बाइक रैली की शुरुआत जो है वो करीब 8 बजे के आसपास हुई थी और जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने बाकायदा हरी झंडी दिखाकर इस बाइक रैली की शुरुआत की और हजारों की संख्या में, चाहे बीजेपी कार्यकर्ताओं की बात करें या तमाम जो दिल्ली के अलग अलग जो इलाकों में रहने वाले नागरिक हैं, तो कुछ दिक्कत है। पीयूष की आवाज अभी नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे पीयूष से संपर्क हो और वो विस्तार से बता पाएं कि आखिर किस तरीके से इस रैली के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश है। और चूंकि एक बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे हरी झंडी दिखा के रवाना किया और हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाएगी। पीयूष इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। पीयूष, यात्रा को लेकर और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल। अगर हम बात करें तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बाइक से पहुंचे हुए थे और उनके हाथों में तिरंगा था और निश्चित रूप से एक उत्साह था। आपने देखा था कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पिछली बार भी तिरंगा यात्रा निकाली गई थी और कहीं ना कहीं जो तिरंगा यात्रा पिछली बार निकाली गई थी वो काफ़ी सफल रही थी और उसी कड़ी में एक बार फिर आज भी तिरंगा यात्रा कल्चर मिनिस्ट्री की बात करें, उनकी ओर से निकाली गई थी। इस पूरे तिरंगा यात्रा को जो उपराष्ट्रपति है जगदीप धनखड़, उन्होंने हरी झंडी दिखाई। चूंकि इस दौरान उपराष्ट्रपति ने बाकायदा सीधे तौर पर यह कहा कि विपक्ष को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए था और कहीं ना कहीं ऐसे जो अभियान है, ऐसे जो कार्यक्रम है, उससे विपक्ष को भी सीख मिलेगा। ये जो टिप्पणी है वो उपराष्ट्रपति ने आज सीधे तौर पे इस मंच से की। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम में चाहे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की बात करें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की बात करें, इसके साथ ही तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं, चाहे गजेंद्र सिंह शेखावत की बात करें, वीके सिंह की बात करें, जो बीजेपी सांसद है दिनेश लाल रहुआ, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, तमाम जो सांसद हैं वो भी मौजूद रहे और एक कहीं ना कहीं उत्साह देखने को मिला। सीधे तौर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि ये जो कार्यक्रम
है वो सरकारी है या देश का है, ये किसी भी तरीके से किसी पार्टी का जो कार्यक्रम है वो नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। हमने पिछली बार भी विपक्ष से कहा था कि वो आए और इस कार्यक्रम में, वो इस अभियान में हिस्सा लेकिन पिछली बार भी तमाम विपक्ष के नेता या सांसद कोई भी इस कार्यक्रम या अभियान में हिस्सा लेने नहीं आए, और इस बार भी कहीं ना कहीं वही देखने को मिला कि विपक्ष की ओर से कोई भी जो सदस्य है या यूं कहें कि कोई भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं इस पूरे कार्यक्रम और अभियान में हिस्सा नहीं लिया। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री ने हाल ही में आह्वान किया था कि किस तरीके से पूरे देश भर में अलग अलग जगहों पे तिरंगा अभियान चलाया जाए और बाइक रैली खासतौर पे चलाई जाए, और इसी कड़ी में आज दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में इसको निकाला गया। प्रगति मैदान से इसकी शुरुआत हुई थी और कहीं ना कहीं इंडिया गेट सर्कल होते हुए मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वहां तक ये यात्रा गई थी, और पूरी तरीके से उत्साह देखने को मिला। ट्रैफिक व्यवस्था चाक चौबंद की गई थी कि किसी भी तरीके से इस बाइक रैली में अव्यवस्था ना फैले, और पिछली बार भी आपने देखा कि किस तरीके से तैयारी थी, और आज भी अलग अलग जगहों पे पोस्टर बैनर से तैयारी की गई थी, सजाया गया था। पूरे रोड की अगर हम बात करें, जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो मौजूद थे, और निश्चित रूप से सीधे तौर पे एक संदेश देने की कोशिश की गई। और ये बाइक रैली की अगर हम बात करें तो सीधे तौर पे आज जरूर निकाली गई है, लेकिन जो हर घर तिरंगा अभियान है वो आगे भी चलेगा, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी की बात करें या केंद्र सरकार की बात करें, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं तैयारी पूरी है। और इसी कड़ी में तिरंगा यात्रा, बाइक यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं निकाली गई थी। इस दौरान तमाम जो सांसद हैं, तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि ना सिर्फ आज बल्कि ये तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो अपने इलाकों में जाएंगे, अपने संसदीय क्षेत्रों में भी जाएंगे, और कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत एकजुट है, और कहीं ना कहीं 15 अगस्त को मनाने की जो तैयारी है, जो कवायद है, वो अभी से शुरू हो गई है दिल्ली में। पीयूष, इस तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डेटा इकट्ठा होगा, और उपभोक्ताओं का डेटा इकट्ठा करने वाला पहला राज्य यूपी है। और सुरक्षा यहां पे, यानी डेटा की जो सुरक्षा है उसको लेकर यहां पे एक अहम कदम उठाया जा रहा है। तो उपभोक्ताओं का डेटा एकत्रित करने वाला ये पहला राज्य है, और डेटा की सुरक्षा समस्या निस्तारण पर ओटीपी सिस्टम और 1912 पर समस्या का समाधान हो सकता है। यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट कर दिए हैं। 3.33 करोड़ उपभोक्ताओं में 3.15 करोड़ का केवाईसी किया गया है। तो उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा, और उपभोक्ताओं का डेटा इकट्ठा करने वाला पहला राज्य यूपी है। और डेटा की सुरक्षा समस्या समाधान पर ओटीपी सिस्टम की मांग की गई है, मांग है ये, और 1912 पे समस्या के समाधान के बाद मैसेज किया जाएगा। तो यूपी में बिजली उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डेटा इकट्ठा किया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है जहां नगर निगम में सीवर को लेकर मेयर सुनीता दयाल सख्त है, और कंपनी वीएटेक विभाग को लेकर लगातार जो शिकायत मिल रही है उस शिकायतों को लेकर मेयर ने कंपनी के अधिकारियों से मीटिंग की। सुधार करें नहीं तो बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, यह हिदायत दी, सीधी चेतावनी दी, और कंपनी को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। पिछले काफी समय से विवादों में चल रही है वीएटेक कंपनी, और कंपनी का कई रसूखदारों से संपर्क है, अच्छा संबंध है, सूत्र ऐसा बता रहे हैं। और कंपनी के खिलाफ कार्यकारिणी बैठक में पास हुआ था निंदा प्रस्ताव। और कुशीनगर हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। दुर्घटना में घायलों का समुचित उपचार कराया जाए, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए, और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। कुशीनगर हादसे पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। तो घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने का कामना मुख्यमंत्री ने की, और कुशीनगर हादसे पर उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, और दुर्घटना में घायलों का समुचित इलाज।
और घोसी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां दारा सिंह चौहान होंगे बीजेपी के उम्मीदवार। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय हो चुका है और सीएम योगी की कोर बैठक में यह फैसला लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, जहां पैनल के नाम शीर्ष नेतृत्व के पास भेजने की तैयारी की जा रही है और घोसी उपचुनाव के लिए 17 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है। बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां से दारा सिंह चौहान चुनावी मैदान में उतरेंगे, जो हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और अब उनके नाम लगभग तय हो चुका है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, जहां घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई ये खबर, जहां दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार होंगे और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय हो चुका है। सीएम योगी की कोर बैठक में यह फैसला लिया गया। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है और पैनल के नाम शीर्ष नेतृत्व के पास भेजने की तैयारी है। घोसी उपचुनाव के लिए 17 अगस्त को नामांकन की आखिरी तारीख है और बीजेपी जल्द उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर घोसी उपचुनाव से जुड़ी हुई, जहां दारा सिंह चौहान बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। सूत्रों के हवाले से जानकारी और पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान का नाम लगभग तय है। हाल ही में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए और अब घोसी से चुनाव लड़ने की उनकी संभावना साफ हो चुकी है। एस के वाजपेयी इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। एस के वाजपेयी, दारा सिंह चौहान के लिए कहा जा रहा है कि घोसी से बीजेपी के उम्मीदवार लगभग फाइनल हो चुके हैं। बिल्कुल लगभग नहीं, मैं इसको कहूंगा वो भारतीय जनता पार्टी के घोसी से उम्मीदवार होंगे, ये कहें तो ज्यादा सही होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो बीजेपी यूपी की कोर कमेटी है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उसके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हैं, उस कमेटी ने उनके नाम पर मोहर लगा दी है। भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया है कि घोसी से दारा सिंह चौहान ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार होंगे। मतलब एक चीज बिल्कुल साफ है कि 2022 के चुनाव के दौरान दारा सिंह चौहान उत्तर प्रदेश के वन मंत्री हुआ करते थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी गठबंधन को ज्वाइन किया था और अखिलेश यादव की पार्टी से ही वो विधायक चुने गए थे। अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायक के तौर पर इस्तीफा दिया और तत्काल उनका इस्तीफा मंजूर हुआ, जिसके बाद वो सीट रिक्त हो गई है। चूंकि उस पर अब उपचुनाव होने जा रहा है और चुनाव आयोग ने भी उसका कार्यक्रम घोषित कर दिया है। 17 अगस्त लास्ट तारीख है जब तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कोर कमेटी ने उनके नाम पर मुहर लगा दी है। मतलब सीधे तौर पर हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये सारी चीजें तय कर ली थी कि अगर दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या रणनीति होगी। सीधे तौर पर उनको इस्तीफा दिलाया जाएगा, दोबारा से उपचुनाव कराकर उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया जाएगा। चूंकि ये सारी औपचारिकताएं हैं जो बीजेपी लगातार पूरा कर रही है। कोर कमेटी की बैठक में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। अब भारतीय जनता पार्टी दारा सिंह चौहान के नाम को केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी, जहां से औपचारिक ऐलान होगा। मतलब सीधे तौर पर हम कहें वहां से उनका नाम, क्योंकि देश की 7 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, तो जब 7 के नाम भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी तो उसमें दारा सिंह चौहान का भी नाम होगा, क्योंकि यूपी बीजेपी कोर कमेटी ने उनका नाम रिकमेंड कर दिया है। अब केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मोहर लगाकर सूची में नाम लिखकर उसको जारी करना भर बचा है। तो सीधे तौर पर अब दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे और आगे की रणनीति कहीं ना कहीं इसी हिसाब से तय होगी। बहुत शुक्रिया एस के वाजपेयी इस तमाम जानकारी के लिए। तो दारा सिंह चौहान घोसी से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे, ये तय हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। यूपी विधानसभा का आज चूंकि 5वां दिन है और विधानसभा सत्र का आज का दिन हंगामेदार हो सकता है। यहां पे नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों का ही संबोधन होगा। दोपहर 12:30 बजे सदन में अखिलेश यादव बोलेंगे और उसके बाद करीब 1:10 पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उन सवालों का जवाब देंगे जो विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं। और उस खबर पे हम जाएं इससे पहले यह भी आपको बताएं कि धर्मांतरण मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है और इम्तियाज पर जिला कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट। फतेहपुर में बड़े पैमाने पर हो रहे धर्म परिवर्तन के मामले में डॉक्टर इम्तियाज को आरोपी बनाया गया था। तो लखनऊ से खबर है, जहां
धर्मांतरण मामले में फरार चल रहा आरोपी गिरफ्तार हुआ है और प्रोफेसर इम्तियाज को गिरफ्तार किया गया है। इम्तियाज पर जिला कोर्ट ने इसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। फतेहपुर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन के मामले में डॉक्टर इम्तियाज को आरोपी बनाया गया था। सामने आया कि ये उसमें शामिल है धर्म परिवर्तन करवाने में और इनको उसमें आरोपी बनाया गया था। इसके बाद प्रोफेसर इम्तियाज को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है और इम्तियाज पर जिला कोर्ट ने गैर जमानती वारंट के खिलाफ जारी किया था और मामले में डॉक्टर इम्तियाज को आरोपी बनाया गया था। और उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। वो प्रदेश की जनता के प्रति है, लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जनता का भरोसा जीता है। सभी गरीब आदमियों को महसूस होता कि उनके अभिभावक के रूप में माननीय मोदी जी हैं, जो लगातार कोरोना महामारी से लेकर अब तक 80 करोड़ लोगों से अधिक को लगातार निःशुल्क राशन पूरे देश में मिल रहा है और सर्वाधिक प्रधानमंत्री आवास अपने प्रदेश में मिले हैं, सबको शौचालय मिला है, उज्ज्वला गैस योजना के तहत सबको गैस कनेक्शन मिले हैं और ये तय है कि गरीब आदमी के जीवन स्तर को बदलने में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी कामयाब हुए हैं। आज अपोजिशन में अखिलेश यादव सदन में बोलेंगे, समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकार की पोल खोलेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है, ना उनकी नीति है न नीयत है प्रदेश के विकास के बारे में। ये हमेशा हल्ला बोल पार्टी के जो इनके ऊपर ठप्पा लगा हुआ उसको और मजबूती ही करते हैं जब ये लोग सदन में आते हैं। अराजकता फैलाना काम, गुंडई करना, ऐसे लोगों को प्रमोट करना, वो उनके डीएनए में शामिल है। अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, इसको लेकर सदन में देखिए, समय समय पर इस बात की चर्चा होती है कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए और इस बात को सरकार ने गंभीरता से लिया है। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए जाते हैं कि सभी जनप्रतिनिधियों का सम्मान करें और जनता को भगवान मान करके सेवा करें। सर, राष्ट्रीय लोकदल के लोगों ने, विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात समय समय पर जनप्रतिनिधियों से भेंट होती रहती है। उन्होंने बताया कि कैसे केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बेहतर काम कर रही है और गरीबों के लिए लगातार काम किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ से खबर है जहां विधानसभा में यूपी दंड विधि संशोधन विधेयक पारित हुआ है और यूपी की अदालतों में लंबित छोटे छोटे मुकदमे खत्म होंगे। छोटे जुर्माने और बहुत कम दिनों की सजा वाले लाखों मुकदमे खत्म होंगे। उत्तर प्रदेश में 31 दिसंबर 2021 तक के छोटे मुकदमे खत्म करने की तैयारी की गई है और लंबित वादों की संख्या खत्म करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। खबर लखनऊ से है जहां केजीएमयू में कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर है और केजीएमयू में पेट स्कैन कराने की सुविधा जल्द शुरू होगी। मशीन संचालन के लिए लाइसेंस जारी हुआ है और लाइसेंस की वैधता 5 तक है। जल्द ही जांच शुरू होने की भी संभावना है और इससे बड़ी राहत मिलेगी उन लोगों को जो इससे पीड़ित है और सरकार की ये कोशिश रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर किया जाए, अस्पतालों को अपग्रेड किया जाए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो, उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल भटकना ना पड़े जांच के लिए, इलाज के लिए, दवाओं के लिए। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनेगा सोलर एक्सप्रेसवे। 296 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ सोलर पैनल लगाने की पहल की जा रही है और यूपीडा एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी में जुटा है। यूपीडा ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट जारी कर आवेदन मांगे हैं। और 15 से 20 मीटर चौड़ी पट्टी सोलर पार्क के तौर पे विकसित होगी। तो एक्सप्रेसवे को सौर ऊर्जा से लैस करने की तैयारी है। यूपीडा ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट जारी कर आवेदन मांगे हैं
15 से 20 मीटर चौड़ी पट्टी सोलर पार्क के तौर पे विकसित की जाएगी। खबर लखनऊ से है, जहां उपभोक्ताओं का सर्वाधिक डेटा होगा इकट्ठा और बिजली उपभोक्ताओं का डेटा इकट्ठा करने वाला पहला राज्य यूपी है। और सुरक्षा, डेटा की सुरक्षा समस्या निस्तारण पर ओटीपी सिस्टम की मांग और 1912 पर यानी 1912 पर समस्या के समाधान के बाद मैसेज किया जाएगा। और यूपीपीसीएल ने उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर अपडेट किए हैं। 3.33 करोड़ उपभोक्ताओं में 3.15 करोड़ का केवाईसी किया गया है। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में डेंगू के 2 नए मामले आए हैं और अलग अलग इलाकों से डेंगू के 2 मरीज मिले हैं। जांच कराने पर दोनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मरीजों के घरों पर एंटी लार्वा का छिड़काव करवाया जा रहा है। आलमबाग इलाके में एक महिला डेंगू की चपेट में आ गई, जबकि दूसरा मामला सरोजनी नगर इलाके से सामने आया। तो डेंगू को लेकर लगातार, चूंकि बरसाती मौसम में बरसात के बाद डेंगू फैलने का ज्यादा खतरा रहता है, उसको लेकर शासन प्रशासन की एक कोशिश है कि कैसे इस पर रोक लगाई जाए, कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। और खबर गाजियाबाद से है, जहां नगर निगम में सीवर को लेकर मेयर सुनीता दयाल सख्त हैं और कंपनी वीएटेक को लेकर लगातार मिल रही शिकायतें और शिकायतों को लेकर मेयर ने कंपनी के अधिकारियों के साथ बैठक की है। तो वीएटेक जो है वीएटेक विभाग जो है, ये कंपनी, ये विवादों में रही है। तो सुधार करें, नहीं तो दिखाया जाएगा बाहर का रास्ता। और इस वक्त बड़ी खबर, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। नोएडा में बंगला कब्जा किए अफसरों को नोटिस दिया गया है और घर खाली करो, नहीं तो कार्रवाई के लिए तैयार रहो। सरकारी आवासों पर कब्जा जमाए अफसरों को नोटिस दिया गया है। इस वक्त ये बड़ी खबर, चूंकि न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था कि कैसे कुछ सरकारी अफसर जिनका तबादला कहीं और हो गया, उसके बावजूद भी वो यहां पे जो उनको सरकारी आवास मिले थे, बंगले मिले थे, उनको खाली नहीं कर रहे थे। इसमें 4 आईएएस, 2 आईपीएस, 1 रिटायर्ड आईएएस को नोटिस दिया गया है। आईपीएस लव कुमार और अभिषेक वर्मा को नोटिस जारी हुआ है। आईएएस मोनिका गर्ग और आईएएस राजेश प्रकाश को भी नोटिस दिया गया है। इसी साल रिटायर हुए आईएएस आराधना शुक्ला को भी नोटिस दिया गया है और 1 सप्ताह में आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है। तबादला होने के बाद भी आवास नहीं किया गया खाली और इन अफसरों ने सेक्टर 14A में आवास खाली नहीं किया और सीईओ लोकेश एम के आदेश के बाद ये नोटिस दिया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर और ज्यादा जानकारी निशांत देंगे, हमारे ब्यूरो चीफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ। निशांत, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को दिखाया था प्रमुखता से कि कैसे ये सरकारी अफसर तबादले के बाद भी सरकारी बंगले खाली नहीं कर रहे, संज्ञान लिया गया। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का ये दमदार असर। देखिए राजेश, सबसे बड़ी बात है कि न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और हमने एक एक कर उन आईएएसओ के नाम बताए, उन बंगलों के बाहर से वो रिपोर्टिंग की। ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद ये असर देखने को मिला। हालांकि शासन द्वारा इस पूरे मामले का संज्ञान लिया गया। 30 के जो सीईओ हैं, उन्होंने उनको नोटिस दिए। 1 हफ्ते का अल्टीमेट दिया गया है। 1 हफ्ते के अंदर इनको सारे ऐसे इनका मोह नहीं छूट रहा था, उनको खाली करने पड़ेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जो ऑफिसर रिटायर्ड हो गए हैं, वो कहीं ना कहीं रिटायर्ड होने के बाद भी, इनका नाम आराधना शुक्ला है, 6 महीने पहले रिटायर्ड हुई और रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। हालांकि ये खबर हमने दमदारी तरीके से दिखाई। वहीं 2 आईपीएस और आए सामने, जहां लव कुमार जो है दिल्ली में डेपुटेशन पर है, लेकिन उन्होंने बंगला खाली नहीं किया। वहीं हापुड़ के जो कप्तान है अभिषेक वर्मा, उन्होंने बंगला खाली नहीं किया और उसके साथ साथ जो मोनिका गर्ग है, जो एक प्रमुख सचिव स्तर की बड़ी अधिकारी है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भी बंगला खाली नहीं किया। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने देखा जा रहा है कि 4 आईएएस और 2 आईपीएस को नोटिस जारी किया गया और कहीं ना कहीं उनको कहा गया है, 1 हफ्ते का अल्टीमेट दिया गया है, 1 हफ्ते के अंदर
उनको बंगला खाली करना पड़ेगा। और जिस तरीके से उनका एक बंगले से लगाव था, कहीं ना कहीं बंगले का ये भी कहा जा सकता मोह, उनका छोड़ने का जो मन बंगला खाली करने को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। यूपी सरकार के सरकारी विभागों ने अनियमितताओं का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह बात हम नहीं बल्कि सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जिसके मुताबिक यूपी के दर्जनों विभागों ने ना तो अपने आय व्यय का लेखा जोखा दिया, ना ही कई साल से रिपोर्ट फाइल की है। रिपोर्ट के मुताबिक यूपी सरकार के कई विभागों ने वित्तीय अनियमितताओं की हदें पार कर दी। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। तो इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यहां पे बड़ी लापरवाही की गई, बड़ी अनियमितता की गई, घपलेबाजी यहां पे की गई। ब्रेक के उस पार इस रिपोर्ट को हम दिखाएंगे कि कैसे यूपी में बड़ा घालमेल हुआ है। तो यूपी सरकार के सरकारी विभागों ने अनियमितता के रिकॉर्ड कैसे तोड़ दिए, ये इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। यूपी के विभागों का हाल, सीएजी को नहीं मिला हजारों करोड़ का हिसाब, विकास प्राधिकरणों का पकड़ा गया खेल, साठगांठ से हिसाब में हुआ घालमेल। उत्तर प्रदेश के सरकारी विभागों का एक बड़ा खेल सीएजी ने पकड़ लिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने सालों से आर्थिक गड़बड़ियां होती रही और किसी की नजर क्यों नहीं गई। सीएजी ने जब सरकारी विभागों का हिसाब किताब जांचा तो हाल ये हुआ कि हजारों करोड़ का घालमेल सामने आ गया। हैरानी की बात यह है कि इस घालमेल में एक दो नहीं बल्कि 40 से ज्यादा विभाग शामिल हैं। इसमें यूपी का कोई ऐसा कमाऊ विभाग बाकी नहीं है जिसने अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए खेल न किया हो। गड़बड़ी के मामले में यूपी के विकास प्राधिकरण नंबर 1 है। अकेले विकास प्राधिकरणों ने 3,362 करोड़ रुपए की गड़बड़ी की है। इसके अलावा आबकारी विभाग में 1,276 करोड़ का नुकसान हुआ है। यूपी सरकार के 43 विभाग ऐसे हैं जिन्होंने सालाना पेश की जाने वाली 266 तरह की रिपोर्ट जमा ही नहीं की। कई विभाग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल 2 साल नहीं बल्कि पूरे 21 साल से कोई हिसाब नहीं दिया। सीएजी ने इन गड़बड़ियों के जरिए 3,640 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया है। सरकारी विभागों के लिए हर साल अपने विभाग की सालाना लेखा रिपोर्ट यानी आय व्यय नफा नुकसान की रिपोर्ट जमा करनी अनिवार्य होती है, लेकिन सरकारी विभागों की मनमर्जी तो देखिए। सरकारी प्रावधानों को दरकिनार कर कई साल से मनमानी कर रहे हैं। एक फहरिस्त पर गौर करिए। जीएसटी विभाग ने 1,525 करोड़ के नुकसान की बात कही है। इसमें 1,446 करोड़ फर्जी आईटीसी यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित है। निकायों प्राधिकरणों में 8,170 करोड़ रुपए की अनियमितता पाई गई है। बिजली विभाग में 36.22 करोड़ रुपए की गड़बड़ी मिली है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में 351.30 करोड़ रुपए की अनियमितता मिली है। चिकित्सा शिक्षा विभाग में 746.22 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। राजस्व वसूली में राज्य सरकार को 1,446 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यूपी के विकास प्राधिकरणों की कार्यशैली किसी से छिपी नहीं है। कोई ऐसा साल नहीं बीतता जब चहेतों को फायदा पहुंचाने के लिए अलग अलग विकास प्राधिकरणों पर सवाल न उठे हों। तो सीएजी ने यूपी के कई सरकारी विभागों में बड़े पैमाने पे गड़बड़ी पाई है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।